दोस्तों एलआईसी का सर्वे फार्म आपके लिए बहुत ही उपयोगी टूल है। चाहे आप एक नए एजेंट हों या फिर आप एलआईसी में क्लब सदस्य हों और अपनी क्लब सदस्यता को ऊपर की ओर ले जाना चाहते हों, या फिर मान लीजिए कि आप एमडीआरटी हैं, सीओटी करना चाहते हैं, सीओटी हैं, टीओटी बनना चाहते हैं। हर किसी के लिए यह एक ऐसा टूल है जो आपकी सफलता के लिए रामबाण साबित हो सकता है। लेकिन रुकिए, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा। जिस तरह से किसी नौसिखिए आदमी को आप टू व्हीलर दे दीजिए और आप उससे कह दीजिए कि किसी सिटी के व्यस्त सड़क के ऊपर वह गाड़ी को चलाए, मतलब अपनी मोटरसाइकिल को ड्राइव करे, तो अगर आप ऐसा करते हैं तो इसका परिणाम क्या हो सकता है? मुझे लगता है कि हम में से हर व्यक्ति इसका अनुमान लगा सकता है। ऐसा व्यक्ति या तो दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगा या तो किसी की दुर्घटना कर देगा। तो दोस्तों एलआईसी का जो सर्वे फार्म है वह भी कुछ ऐसा ही है। अगर इसकी पूरी जानकारी लिए बगैर आप फील्ड में उतरते हैं तो यकीनन आप दुर्घटनाग्रस्त हो सकते हैं। दोस्तों 2016 से हमारी ट्रेनिंग को जितने भी लोगों ने ज्वाइन किया है, इस सर्वे फार्म के बल पर मैंने बहुत सारे लोगों को सफलता दिलाई है। इसलिए मैं यह कह सकता हूं कि यह जो सर्वे फार्म है आपको बड़ी सफलता दिला सकता है। दोस्तों जब कोई एलआईसी का एजेंट ना एलआईसी के इस सर्वे फार्म को लेकर फील्ड में जाता है तो मुझे लगता है कि जैसे कोई शिकारी जो है वो शिकार करने के लिए फील्ड में उतरा हो। अब आपके मन में यह सवाल उठ सकता है कि इसमें शिकारी कौन है। तो दोस्तों एलआईसी के सर्वे फार्म में यह जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस दिए हुए हैं यही वास्तव में शिकार हैं। और मैं आपसे यही कहूँगा कि इस शिकार को कमज़ोर समझने की कोशिश बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि मुझे डर है कि अगर आप इस शिकार को कमज़ोर समझने की कोशिश करेंगे तो आप खुद शिकार बन सकते हैं। कहने का अर्थ यह है कि यदि आप सर्वे फार्म को लेकर फील्ड में काम करने के लिए जा रहे हैं और आप यह सोचते हैं कि हम हल्के फुल्के सवाल पूछकर और चलते बनेंगे, तो दोस्तों मैं आपसे यही कहूँगा कि ऐसी गलती करने की सोचिएगा भी मत, क्योंकि यह जितने भी सवाल हैं आपके लिए एक बहुत ही सुनहरा मौका है। आप इन सवालों के दम पर खुद को अपने क्षेत्र में एक बेहतर अभिकर्ता, एक प्रोफेशनल अभिकर्ता के रूप में स्थापित कर सकते हैं। दोस्तों एलआईसी के सर्वे फार्म के अंदर जो पहला प्रश्न दिया हुआ है, क्या आपको ऐसे किसी फंड की उम्मीद है जो एलआईसी से मिलने वाली थी और वह आपको अब तक नहीं मिली है? आज की इस वीडियो में सिर्फ इस प्रश्न को लेकर विभिन्न तरह की जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ और मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूं कि यह एक प्रश्न भी आपको बहुत बड़ी सफलताएं दिला सकता है। तो अगर आप इस पूरी वीडियो को ध्यान से देखेंगे, और मैं दावे के साथ कहता हूं कि इस सीरीज को, यह जो सीरीज चल रही है, इस सीरीज को जो भी लोग देखेंगे निश्चित रूप से उसको बेनिफिट होगा। और जब आप इन वीडियोस को देख रहे हो तो आप यह मान कर चलें कि यह सिर्फ सर्वे फार्म से ही संबंधित नहीं है। आप सामान्य तौर पर भी जब फील्ड में बीमा कारोबार करने के लिए जाते हैं तो यहाँ पर जो भी जानकारी दी जा रही है वह आपको वहाँ पर भी काम आएगी। तो चलिए आज की इस महत्वपूर्ण जानकारी को हम शुरू करते हैं। दोस्तों जब आप किसी सर्वे के दौरान ग्राहक से यह पहला प्रश्न पूछते हैं, क्या आपको ऐसे किसी फंड की उम्मीद है जो एलआईसी से मिलने वाले थे, तो वास्तव में आप ग्राहक से यह जानने का प्रयास करते हैं कि क्या ग्राहक को उसकी एलआईसी की पॉलिसी का कोई भी पैसा एलआईसी से मिलने वाला था। फॉर एग्जाम्पल, जैसे उसने मनी बैक पॉलिसी खरीदी हुई है तो क्या उसका कोई मनी बैक बाकी है, या फिर क्लाइंट ने लोन के लिए अप्लाई किया हो, लोन उसको न मिला हो, मैच्योरिटी का पेमेंट उसका बकाया हो या डेथ क्लेम बकाया हो। तो जब आप इस प्रश्न को पूछते हैं तो आप ग्राहक से यह जानने की कोशिश करते हैं कि क्या उनका कोई पैसा बकाया है या नहीं है। दोस्तों जब आप ग्राहक से यह प्रश्न पूछते हैं तो आपको 3 तरह का मौका मिलता है। पहला मौका आपको यह मिलता है कि जैसे ही आप इस प्रश्न को ग्राहक से पूछेंगे, ग्राहक इस सोच में पड़ जाएगा कि क्या उसको वास्तव में कोई पैसा मिलने वाला था क्या। और यकीन मानकर चलिए, अगर आपका ग्राहक यह सोचने के ऊपर विवश हो जाता है, इसका मतलब यह है कि ग्राहक का ध्यान दूसरी बातों से हटकर आपके सर्वे के ऊपर केंद्रित हो जाता है। और सबसे बड़ा कारण यही है कि इस प्रश्न को सबसे पहले रखा गया है, ताकि आप जैसे ही सर्वे को शुरू करें आपका ग्राहक आपको सुनने के लिए विवश हो जाए। अब हम बात करते हैं दूसरे मौके की। दूसरा मौका यह होता है कि जब आप ग्राहक से यह प्रश्न पूछते हैं और आपके जो सवाल जवाब होते हैं, आप जो डिटेल जानकारी ग्राहक को देते हैं, इसके जरिए आप ग्राहक को यह एहसास दिलाते हैं कि एलआईसी ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय जीवन बीमा निगम अपने ग्राहकों के लिए वास्तव में कितनी ईमानदार है और कितनी संजीदा है। अब बात करते हैं हम तीसरे मौके की।
तीसरा मौका आपके सामने यह होता है कि जब आप ग्राहक से इस सवाल को पूछते हैं और ग्राहक जब आपको जवाब देता है, तो सर्वे के शुरुआत में ही आपको यह पता चल जाता है कि ग्राहक LIC ऑफ इंडिया से और उसकी सेवाओं से कितना अधिक संतुष्ट है या फिर कितना अधिक असंतुष्ट है। अब दोस्तों देखिए, अगर आप वास्तव में सफल बनना चाहते हैं तो किसी भी काम को शुरू करने से पहले उसके परिणामों पर और संभावनाओं के ऊपर आपको गंभीरता से विचार करना चाहिए। अगर मैं इसी प्रश्न को उदाहरण मान लूँ तो मैं आपसे यह कह सकता हूँ कि जब आप अलग अलग लोगों से इस तरह के प्रश्न पूछेंगे तो जरूरी तो नहीं है कि हर व्यक्ति का जो जवाब है वह एक ही हो। कोई व्यक्ति कहेगा कि हाँ, मेरा पैसा LIC के पास बकाया है, तो कोई कह सकता है कि मेरा पैसा LIC के पास बकाया नहीं है। अब चाहे वह कहता है कि मेरा पैसा बकाया है या फिर कहता है कि मेरा पैसा बकाया नहीं है, इसके पीछे कारण क्या हो सकता है? अगर आप सर्वे शुरू कर रहे हैं या इस काम को शुरू कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि आप प्रत्येक कारणों पर आपको विचार करना ही चाहिए, क्योंकि जब आपको प्रत्येक तरह की संभावनाओं का पता होगा, आपको प्रत्येक प्रकार के कारणों का पता होगा, तो आप किस ग्राहक को किस तरह से हैंडल करेंगे यह आपके हाथ में होगा और यही आपके सफलता की निशानी होगी। तो चलिए मैं यहाँ पर ग्राहक के पहली प्रतिक्रिया की बात करता हूँ। मान लीजिए आप किसी ग्राहक से मिले और उसने आपसे कहा कि देखिए सर, है क्या कि LIC के पास मेरा कोई पैसा बकाया नहीं है। भाई अगर वास्तव में देखा जाए तो दो ही तरह के उत्तर होंगे, या तो ग्राहक कहेगा कि मेरा पैसा बकाया है या तो कहेगा मेरा पैसा बकाया नहीं है। लेकिन अगर वह कहता है कि मेरा पैसा बकाया नहीं है तो किस वजह से वह ऐसा कह रहा है? तो इसके भी 3 कारण हो सकते हैं। मुझे लगता है कि अगर आपने सर्वे किया होगा तो इतना डिटेल में तो आपने कभी नहीं सोचा होगा। दोस्तों, इस चीज़ कहा जाता है ना कि जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, वह हर काम को अलग तरीके से करते हैं। तो यह वह अलग तरीका है जिसकी वजह से आप सफल हो सकते हैं। तो अगर ग्राहक आपसे यह कहता है कि नहीं मेरा पैसा कोई बकाया नहीं है, तो इसके 3 कारण क्या क्या हो सकते हैं? अगर आपको पता है तो फिर मैं आपसे यही कहूँगा कि वीडियो को पुश कर दीजिए, आगे मत बढ़ाइएगा और कमेंट करके बताइए ना। चलिए मैं आपको उत्तर देता हूँ। देखिए, ग्राहक की इस तरह की प्रतिक्रिया देने का जो पहला कारण है वह यह हो सकता है कि ग्राहक ने LIC की कोई पॉलिसी ही न खरीदी हो। तो जब भाई उसने कोई पॉलिसी खरीदी ही नहीं है तो LIC के पास उसका पैसा बकाया कैसे होगा? अब बात करते हैं दूसरे कारण की। मान लीजिए ग्राहक ने LIC से पॉलिसी खरीदी है, तो यह हो सकता है कि उसने एक इंडोमेंट पॉलिसी खरीदी हो जिसमें कि SB का पेमेंट न मिलता हो, या फिर उसने लोन के लिए, भाई हो सकता है ना कि अगर मान लीजिए अगर उसने इंडोमेंट भी पॉलिसी खरीदी हुई है तो वह LIC से लोन ले सकता है, वह पॉलिसी को सरेंडर कर सकता है। तो इस तरह की कोई भी कार्रवाई ग्राहक ने नहीं की हो। और तीसरा कारण यह हो सकता है कि वास्तव में उसने कोई LIC की मनी बैक पॉलिसी ली हो, या फिर उसने LIC से लोन के लिए अप्लाई किया हो, या फिर किसी भी तरह के भुगतान के लिए अप्लाई किया हो और LIC ने उसको भुगतान दे दिया हो। यह अगर 3 संभावनाएं बन रही हैं तब ग्राहक आपको यही जवाब देगा कि उसका LIC के पास कोई पैसा बकाया नहीं है। अब दोस्तों, अगर यहाँ पर मैं इन तीनों क्वेश्चन के लिए गहराई से जाऊँगा तो वीडियो बहुत लंबी होगी, लेकिन फिर भी मैं आपको ऐसी जानकारी जरूर दे रहा हूँ जो कि आपको बेहतर बना सकती है, आपको बीमा दिला सकती है। अब देखिए, अगर पहली संभावना बनती है कि उसने LIC की कोई पॉलिसी नहीं खरीदी है, तो आपके पास संभावना यह होगी कि आप उसको, भाई वो क्या है, उसके पास कोई पॉलिसी है ही नहीं, तो आप उसको पॉलिसी बेच सकते हैं। दूसरा कारण, मान लीजिए कि उसने कोई LIC की मनी बैक पॉलिसी नहीं खरीदी है जिसके कारण कि उसका पैसा बकाया नहीं है। यानी कि अगर आप उस ग्राहक को मनी बैक पॉलिसी के फायदे बताते हैं तो आप उसको एक मनी बैक पॉलिसी सेल कर सकते हैं। और तीसरा कारण, अगर उसको SB का पेमेंट मिला है, यानी उसको LIC के पैसे मिले हैं, उसको LIC से जो फायदे होते हैं उसका एहसास उसको है, तभी आप उसको पॉलिसी बेच सकते हैं। देखिए, यह बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन इन छोटी बातों का असर बहुत बड़ा होता है। अब यहाँ पर देखिए, मैं कुछ अपनी सलाह देना चाहूँगा आपको। ग्राहक चाहे जिस किसी भी कारण से यह कह रहा हो कि मेरा पैसा LIC के पास बकाया नहीं है, आपको यह पता करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए कि ग्राहक किस कारण से बोल रहा है। कारण का एहसास आपको जरूर हो, लेकिन उस कारण का पता करने की कोशिश न करें। आपको क्या करना है, आपको अगर ग्राहक ने यह बोल दिया कि मेरा पैसा बकाया नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में आपको LIC की विशेषताओं के विषय में बताना चाहिए। अगर मैं आपकी जगह पर रहूं तो मैं क्या कहूँगा,
मैं यही कहूँगा कि सर भारतीय जीवन बीमा निगम एक ऐसी कंपनी है ना जहाँ पर बहुत सारे लोगों ने, देखिए सन 1956 से LIC चल रही है और सन 1956 से आज तक LIC एक ऐसी संस्था है जो नंबर 1 है। भारत में जितनी भी बीमा कंपनियां काम करती हैं उनमें सबसे बड़ा बीमा कारोबार भारतीय जीवन बीमा निगम का है। और यह एक ऐसी संस्थान है, मान लीजिए आपको एक खाता खोलना है और आप बैंक चले जाते हैं, तो खाता खोलने के लिए फार्म सर आपको भरना पड़ेगा ना। अगर खाते में पैसा जमा करना है तो आपको बैंक तक जाना पड़ेगा। अगर आपको पैसे निकालने हैं तो आपको बैंक तक जाकर पैसे निकालने का फॉर्म भरना पड़ेगा, जमा करेंगे तब फिर आप पैसे निकालेंगे। और हर साल बैंकों का एक नियम होता है, भाई हमें भी करना पड़ता है, मैं भी एक बैंक का खाता धारक हूँ, तो हर साल एक नियम आ जाता है कि भाई चलिए आप KYC अपडेट कराइए, तो हमको बैंक तक जाना पड़ता है सर। लेकिन सर आप जानकर आश्चर्य में होंगे कि LIC एक ऐसी संस्थान है ना जहाँ पर भाई आज तो मान के चलिए कि तमाम ऑनलाइन साधन अवेलेबल हैं, लेकिन सर 1956 से लेकर आज तक न जाने कितने ऐसे लोग होंगे जिन्होंने LIC से पॉलिसी खरीदी। पॉलिसी का फार्म कैसे भरा जाता है, बीमा कैसे पास कराया जाता है, पॉलिसी बॉन्ड कैसे अलॉट होता है, प्रीमियम कैसे जमा होती है, प्रीमियम का भुगतान कैसे मिलता है, उनको पता ही नहीं होता। और LIC में पॉलिसी बॉन्ड इशू होने से लेकर और पॉलिसी के मैच्योरिटी के भुगतान तक सभी तरह की सेवाएं ग्राहक को उसके घर पर दे दी। हाँ, यह बात मैं मानता हूं कि अगर LIC का एजेंट थोड़ा सा डिस्टर्ब है तो कैन भी पॉसिबल ऐसा हो सकता है कि विभिन्न कार्यों के लिए उसको LIC के ब्रांच ऑफिस जाना पड़ा हो, यह एक अलग विषय है। और दोस्तों मैं आपसे भी जानना चाहूँगा कि अगर एक LIC का एजेंट अपने ग्राहकों के प्रति समर्पित होकर कार्य कर रहा है तो क्या मैं जो यह बोल रहा हूँ, क्या मेरा जो उत्तर है यह गलत है? कमेंट करके बताइए तो, क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? तो दोस्तों जब इस तरह की बात अपने ग्राहक से आप कहते हैं तो सबसे पहला चीज़ तो यह कि उसका कोई पैसा बकाया नहीं है, यानी कि वह संतुष्ट है। और जब आप इस तरह की बात क्लाइंट के सामने रखेंगे तो क्लाइंट भी तो यह सोचेगा ना कि अरे यार मेरे को बैंक जाना पड़ता है, हर काम के लिए दौड़ना पड़ेगा। अगर मैं पोस्ट ऑफिस में खाता खोलता हूँ तो हमको हर काम के लिए दौड़ना पड़ता है। और वास्तविक बात है, अगर उसने कोई पॉलिसी खरीदी होगी तो उसके भी अपने अनुभव होंगे कि LIC में पॉलिसी खरीदने के लिए उसको कितनी बार ब्रांच जाना पड़ा। वो तो सारा काम एजेंट ही करा के दे देते हैं। तो सत्यता के धरातल पर अगर कोई भी डिस्कशन आप क्लाइंट से करेंगे तो आपका क्लाइंट आपसे प्रभावित हुए बिना रह ही नहीं सकता है। अब चलिए मैं दूसरे तरह की प्रतिक्रिया की बात करता हूँ। देखिए, जब आप फील्ड में जाते हैं तो ज़रूरी तो नहीं है कि आपकी जिस भी व्यक्ति से मुलाकात हो वो हर व्यक्ति आपके अनुकूल ही उत्तर दे, बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। और दोस्तों मैं आपसे यह कहूँगा ना कि अगर वास्तव में आप सफलता चाहते हैं, आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपको यह नहीं सोचना है कि आप अनुकूल लोगों को कैसे हैंडल करेंगे। अगर आपके अंदर कहीं थोड़ी सी कमी भी होगी और आपकी मुलाकात किसी अनुकूल व्यक्ति से होती है तब तो आप उसको हैंडल कर ही ले जाएंगे। वह व्यक्ति आपको डिसमोटिवेट नहीं करेगा, या तो वह मोटिवेट करेगा या अधिक से अधिक अगर नुकसान होगा तो यही होगा कि आप उसको पॉलिसी नहीं बेच पाएंगे। लेकिन अगर आप जीवन बीमा कारोबार में सफल होना चाहते हैं तो आपको यह जरूर सीखना होगा, यह जरूर सोचना होगा कि जब आपकी मुलाकात किसी प्रतिकूल व्यक्ति से होती है तो आप उसको कैसे हैंडल करें। और बाई चांस अगर आप उसको हैंडल न कर पाएं तो कम से कम आप उसके प्रभाव में न आएं। देखिए, जीवन बीमा कारोबार में एक एजेंट की सबसे ज़्यादा मुलाकात निगेटिव लोगों से ही होती है। और मुझे लगता है कि यही बहुत बड़ा कारण है कि LIC के बहुत सारे लोग LIC की एजेंसी लेते हैं, लेकिन मैक्सिमम 2 साल 3 साल एजेंसी चलाने के बाद वो एजेंसी उनकी टर्मिनेट हो ही जाती है। क्योंकि आप निगेटिव लोगों के प्रभाव से कैसे बच सकें यह सीखना बहुत ज़रूरी है। चलिए हम अपने मूल विषय पर लौटते हैं, अदरवाइज मूल जानकारी रह जाएगी। तो हमारा जो मूल विषय है वह यह है कि मान लीजिए आप किसी क्लाइंट से पूछे कि भाई आपका कोई पैसा LIC के पास बकाया है, तो उसमें से आपको कुछ लोग ऐसे ज़रूर मिलेंगे जो आपसे यह कहेंगे कि हाँ भैया मेरा पैसा LIC में बकाया है। अब अगर आपका वह ग्राहक इस तरह की प्रतिक्रिया दे रहा है तो फिर आपको यह सोचना होगा कि ग्राहक इस तरह का उत्तर दे क्यों रहा है। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि जब आप इस प्रश्न को पूछें तो क्लाइंट अपने आप में हाइपर हो जाए। अब देखिए, यहाँ पर एक चीज़ आपको स्वीकार करना होगा। देखिए, अगर किसी प्रतिकूल व्यक्ति से आपकी मुलाकात होती है तो यह जरूरी नहीं है कि वह व्यक्ति हमेशा अपनी जगह पर गलत हो। और दूसरा चीज़ यह भी सत्य है कि अगर आपकी मुलाकात किसी प्रतिकूल व्यक्ति से होती है तो वह अपनी जगह हमेशा सही ही हो, यह भी नहीं हो सकता है।
अब यदि मैं अपने प्रश्न के ऊपर इस बात को रखूं तो मैं कुछ इस तरह से आपसे कह सकता हूं कि हो सकता है कि ग्राहक अपनी जगह सही हो, लेकिन यह भी हो सकता है कि ग्राहक अपनी जगह गलत हो। वह कैसे? कई बार देखिए, अगर आप सर्वे किए होंगे या अगर आप भविष्य में सर्वे करेंगे तो आप यह पाएंगे कि ग्राहक ने एक इंडोमेंट पॉलिसी खरीदी हुई है और न जाने क्यों उसको ऐसा लग रहा है कि उसको 4 साल या 5 साल पर मनी बैक मिलना चाहिए, लेकिन उसको LIC से मनी बैक नहीं मिल रहा है। और दूसरा कारण यह हो सकता है कि वास्तव में कुछ वजह हो जिसकी वजह से हो सकता है कि उसने अपने पॉलिसी की प्रीमियम जमा न की हो, या फिर उसके पॉलिसी में नेफ्ट फीड न हुआ हो, जिसके कारण से कि LIC ने उसको पैसे का भुगतान नहीं दिया है। यानी कि ग्राहक को उसके पॉलिसी से पैसों का भुगतान मिलने वाला था लेकिन उसको नहीं मिला है। तो अगर आपका ग्राहक इस तरह से आपको प्रतिक्रिया देता है तो फिर आपको क्या करना चाहिए? दोस्तों, कई बार ऐसा देखा गया है कि एक सामान्य एजेंट जब किसी ग्राहक से मुलाकात होती है और सपोज दैट किसी ग्राहक को उसका पैसा नहीं मिला हुआ है, तो कई बार ऐसा होता है कि ग्राहक अपने आप में हाइपर होकर जवाब देता है, कड़े शब्दों में जवाब देता है। तो अगर एक सामान्य अभिकर्ता है या न्यू बर्न एजेंट है, वह अगर इस किसी सर्वे में शामिल है तो वह अपने आप में विचलित हो जाता है। लेकिन मैं आपसे यह कहूँगा कि आपको अपना धैर्य और अपनी शांति बनाकर रखनी चाहिए। ग्राहक क्या बोल रहा है आपको इस पर विचार नहीं करना चाहिए, आपको इस बात पर विचार करना चाहिए कि वह क्या कारण है और हम इस ग्राहक को कैसे संतुष्ट कर सकते हैं। अब अगर मैं आपकी जगह पर रहूं और मैं ग्राहक से यह प्रश्न पूछूं और ग्राहक कहता है कि मेरा पैसा LIC में बकाया है, तो मैं क्या कहता हूं या मैं क्या करूंगा? तो मैं कहूंगा कि सर, विश्वास कीजिए, LIC में मैंने न जाने कितने लोगों का सर्वे किया है, लेकिन मुझको बहुत ही कम ऐसे लोग मिलते हैं जो कहते हैं कि मेरा पैसा LIC के पास बकाया है। सर, अगर आप उचित समझे तो मैं कहूँगा कि आप अपना पॉलिसी नंबर हमको दिखाएं, अपना पॉलिसी बॉन्ड हमको दिखाएं। एक बार मैं चेक करता हूं और यह जानने का प्रयास करता हूं कि वास्तव में कारण क्या है कि आपको आपके पॉलिसी का भुगतान नहीं मिला है। तो दोस्तों, जब आप इस तरह से अपने ग्राहक से बोलेंगे तो वह जो ग्राहक है अपना पॉलिसी बॉन्ड या फिर पॉलिसी की रसीद आपको दिखाता है, जिससे कि आप यह पता कर सकते हैं कि वास्तव में जो ग्राहक ने पॉलिसी खरीदी है वह एक मनी बैक पॉलिसी है या एक जनरल पॉलिसी है, मतलब इंडोमेंट पॉलिसी है। अगर ग्राहक ने इंडोमेंट पॉलिसी खरीदी हुई है तो ग्राहक के पॉलिसी बॉन्ड को मंगाइए और उसके बाद उसके नियम को दिखाइए कि यह एक इंडोमेंट प्लान है, इस पॉलिसी में बीच में कोई भी भुगतान नहीं मिलता है। लेकिन मान लीजिए बात सिर्फ SB पेमेंट की ही नहीं है ना, ग्राहक लोन के लिए भी तो अप्लाई कर सकता है। तो आप ग्राहक से यह बोल सकते हैं कि सर ठीक है, मैं आपका पॉलिसी नंबर नोट कर लेता हूं, अगली बार जब मैं शाखा कार्यालय जाऊंगा तो मैं पता करता हूं आपको किस कारण से आपके पैसों का भुगतान नहीं मिला है और पता करके फिर मैं आपको सूचित करता हूं। अब देखिए, यहां पर तो अगर आप देखेंगे तो यहां पर यह पहला प्रश्न समाप्त हो जाता है। लेकिन अगर आप मुझसे कहें तो मैं यह कहूंगा कि यहां से यह पहला प्रश्न या आपके सफलता का पहला कदम शुरू होता है। क्यों? क्योंकि आपके पास ग्राहक का पॉलिसी नंबर मिल गया। अब अगर आपको ग्राहक का पॉलिसी नंबर मिल गया, यानी उस पॉलिसी से SB का पेमेंट कब होने वाला है आपको पता हो जाएगा। क्या पॉलिसी से लोन हो सकता है आपको यह पता हो जाएगा। पॉलिसी का सम इंश्योर्ड कितना है आपको यह जानकारी हो जाएगी। आपको यह भी जानकारी हो जाएगी कि ग्राहक को अगली प्रीमियम कब जमा करनी है, उसके पॉलिसी का स्टेटस क्या है, क्या पॉलिसी उसकी इन्फोर्स है, लैप्स पड़ी हुई है। अच्छा, मान लीजिए ग्राहक की पॉलिसी लैप्स है और ग्राहक को SB का पेमेंट मिलने वाला है। क्या आप ग्राहक के सामने हीरो नहीं बन सकते हैं? अपने आप को एक प्रोफेशनल एजेंट के रूप में स्थापित नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे? आप ग्राहक से बोल सकते हैं ना कि सर कोई बात नहीं है, आपके पास देखिए आपकी पॉलिसी लैप्स पड़ी हुई है। यहाँ पर आपको LIC 2 तरह की व्यवस्थाएं देती हैं। पहली व्यवस्था तो यह है कि यह जितनी भी प्रीमियम बकाया है यह सारी की सारी प्रीमियम जमा कर दीजिए और जो आपके पैसे रिटर्न होने वाले होंगे वो खाते में आ जाएंगे और आप अपनी पॉलिसी को आगे चलाइए। आप दूसरी बात ग्राहक से यह कह सकते हैं, उदाहरण के लिए आप यह मान लीजिए कि ग्राहक को 20,000 रुपये का SB पेमेंट मिलने वाला है और ग्राहक को सपोज दैट कि 21,000 रुपये जमा करना है। तो आप ग्राहक से बोल सकते हैं ना कि सर आप परेशान मत हो, आप अपने पास से सिर्फ 1,000 रुपया दे दीजिए, यह जो 20,000 रुपये है इसको LIC में ही जमा करा देते हैं और SB कम रिवाइवल के तहत हम आपकी पॉलिसी चालू करा देते हैं। या फिर मान लीजिए ग्राहक को सपोज दैट 20,000 रुपये मिलने वाले हैं और उसको क्या है LIC में 8,000 रुपये जमा करना है, यानी कि 12,000 रुपये बच रहे हैं ना।
तो अगर आप इस सर्वे में शामिल हो गए और ऐसा कोई केस आपको मिल गया, तो क्या यह जो 12,000 रुपए हैं, क्या न्यू बिजनेस में आप इसको इन्वेस्ट नहीं करा सकते हैं? चलिए, कोशिश तो कर सकते हैं ना। और अगर आपकी कोशिश सफल हो जाती है तो आपके सर्वे के तहत, सर्वे के दौरान ही आपको एक पॉलिसी मिलने की संभावना बनेगी कि नहीं बनेगी? मान लीजिए कि ग्राहक का कोई भुगतान रुका हुआ है। अब भुगतान रुका हुआ है, आप अगली बार ब्रांच जाते हैं, आप उसकी डिटेल को निकालते हैं, आप ग्राहक को सूचित करते हैं कि सर ये कारण है जिसकी वजह से आपका जो पैसा है वो नहीं मिला है, आपका नेफ्ट फीड नहीं हुआ है। और जब आप ग्राहक को इस तरह की सेवा दे रहे होते हैं तो आपको ग्राहक को यह एहसास दिलाना चाहिए कि आप उसको फ्री ऑफ कास्ट सर्विस दे रहे हैं। इसमें आपका नुकसान हो रहा है, आपके समय का नुकसान हो रहा है। और आपको ग्राहक से यह रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि सर आप कोई रेफरेंस दे दो ना। और अगर वह ग्राहक अपने किसी दोस्त का बीमा आपको दे देता है तो आपको बेनिफिट होगा या नहीं होगा? अब चलिए मैं अगली बात करता हूं। आपको यह पता है कि ग्राहक के पॉलिसी की अगली प्रीमियम कब आने वाली है? यानी आपके पास यह तो मौका होगा ना कि अगली प्रीमियम के समय आप ग्राहक से मिलने के लिए चले जाएं और कहें कि सर मैं इस रास्ते से गुजर रहा था, मैंने सोचा कि आपको बता दूं आपके पॉलिसी की सर प्रीमियम आ गई है, सर आप उसको जमा कर दीजिएगा। और जब भी आप ग्राहक से मिलते हैं तब ग्राहक को आप यह एहसास दिलाइए कि सर आपने देखिए 5 लाख का बीमा किया हुआ है, बीमा बहुत कम है सर, थोड़ा सा अपनी ज़रूरत के हिसाब से आप बीमा कराइए। हर बार जब भी आप ग्राहक से मिलते हैं आप उसको यह एहसास कराएं कि उसकी पॉलिसी बहुत कम है, उसको अपनी जो पॉलिसी है वो बढ़ानी चाहिए। अगर गांव में किसी अनपढ़ व्यक्ति से भी आप पूछेंगे ना तो वह भी आपको यह बता देगा कि वो क्या है, रसरी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। अब क्या है देखिए, हमको ध्यान नहीं आ रहा है, तो मैं चाहूँगा कि यह जो लाइन है अगर आपको पता है तो कमेंट करके बताइएगा ना। तो अगर आप एक ग्रामीण व्यक्ति से भी पूछते हैं तो वह भी यही कहेगा कि अगर आप बार बार प्रयास करेंगे ना तो निश्चित रूप से वहाँ पर धार बन ही जाएगी। आप बार बार कोशिश करेंगे, उसके दिमाग में डालते रहेंगे कि हाँ उसने जो पॉलिसी ली है वह उसकी ज़रूरत से कम है, तो यकीन मानकर चलें आप पॉलिसी बेच पाएंगे। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में जो भी जानकारी मैंने दी है यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। अब अगली वीडियो में LIC सर्वे फॉर्म का जो दूसरा क्वेश्चन है उसकी डिटेल जानकारी हम अगली वीडियो में प्रस्तुत कर रहे हैं। और अगर आप वास्तव में अपने कारोबार में बेहतर करना चाहते हैं तो मैं चाहूँगा कि आप उस वीडियो को मिस न करें। और अगर आप हमारी अगली वीडियो को देखना चाहते हैं और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे यही कहूँगा कि चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब हमारी यह अगली वीडियो पोस्ट हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो आपको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करके हमें प्रोत्साहित ज़रूर कीजिएगा। चलिए, अब इसी के साथ मैं अपनी इस वीडियो को समाप्त करता हूं और इस वादे के साथ समाप्त करता हूं कि बहुत जल्द अगली वीडियो में फिर से आपके सामने उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए जय सिया राम जी।